हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल के रिगार्डिंग जो रिसेंटली एएफएफ की 3 मेंबर कमेटी ने आईएसएल क्लबों को 2 प्रपोजल 2 फॉर्मेट दिए थे, उसके रिस्पॉन्स में आईएसएल क्लबों की ओर से एक लेटर यहाँ पे एएफएफ को लिखा गया है टू डिमांड सम क्लेरिफिकेशन ऑन दी थिंग्स। जहाँ पे शॉर्ट टर्म लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आईएसएल क्लबों ने लेटर में क्लेरिफिकेशन डिमांड किया है, उसमें सबसे पहला तो उन्होंने ये पूछा है कि भाई आपका ये जो इस सीज़न का आप लीग करवाना चाहते हो उसका रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा, कि भाई कहाँ से रेवेन्यू आएगा, उसमें क्लब का हिस्सेदारी कितना होगा, एएफएफ का हिस्सेदारी कितना होगा, उसके बारे में आप हमें क्लेरिफाई कीजिए। दूसरा, उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन डिमांड किया है कि भाई ब्रॉडकास्टर कौन रहने वाला है, उसका जो प्रोडक्शन का खर्चा है वो कौन उठाएगा, उसमें क्लब की क्या हिस्सेदारी होगी, क्लब को क्या कोई खर्चा उठाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एंड किस क्वालिटी का ब्रॉडकास्टिंग होगा, क्योंकि हमने आईडब्ल्यूएल में देख लिया कि भाई एएफएफ किस तरह का ब्रॉडकास्टिंग करवा रहा है। सो दोज आर दी पॉइंट, वो जानना चाहते हैं। तीसरा यहाँ पे रिगार्डिंग दी कॉस्ट स्ट्रक्चर, कि भाई पूरा जो इस सीज़न का आप ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे सॉल्यूशन लेके आए हो, लीग करवाना चाहते हो, तो उसका यहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, कि भाई कितना खर्चा यहाँ पे एएफएफ उठाएगा, कितना यहाँ पे क्लबों को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि क्लब के लिए भी यहाँ पे अपना जो इस सीज़न का बजट है वो यहाँ पे उनको प्लान करना होता है। अपने ओनर से ऑब्वियसली यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे लेना पड़ेगा उनको कि भाई इस तरह से इस साल का लीग होने वाला है। तो जेन्युइन क्वेश्चन है, एंड मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बोला था कि सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट दे देना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो अब एएफएफ के पास ये अब देखना होगा कि क्या कोई इसके रिगार्डिंग उनके पास प्लान है कि नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ 2 फॉर्मेट सॉल्यूशन लेके आ गए थे, बट द मेन यू कैन से कि द प्रॉब्लम इज ब्रॉडकास्ट, प्रोडक्शन, ऑपरेशनल कॉस्ट, ये कौन बियर करेगा। तो वो यहाँ पे अब काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड आज जो यहाँ पे फिर से मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या एएफएफ क्लबों के सामने रिगार्डिंग दिस थिंग्स यहाँ पे कोई सॉल्यूशन रखते हैं, एंड देन एंड देन ओनली क्लब विल अप्रूव एग्री टू प्ले दिस सीजन। सेकंड, आईएसएल क्लबों ने उस लेटर में यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीग के रिगार्डिंग भी एएफएफ से कुछ क्लैरिफिकेशन डिमांड किए हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो हम क्लबों ने आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीग के लिए प्रपोजल दिया था कि जहाँ पे लीग आप हमें यहाँ पे सौंप दीजिए, उसमें ऑब्वियसली एएफएफ का भी कुछ परसेंटेज ऑफ स्टेक होल्डिंग रहेगा, एंड हम आपको हर साल 10 करोड़ देंगे, बाकी पूरा लीग ऑन एंड ऑपरेट हम यहाँ पे करेंगे। वो यहाँ पे उन्होंने बोला कि इज़ द राइट मॉडल फॉर दी यहाँ पे क्लब सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल्सो फॉर दी एएफएफ, ऐसा उनका मानना है। तो उन्होंने बोला कि आपको उस मॉडल को लॉन्ग टर्म यहाँ पे प्लान के लिए कंसिडर करना चाहिए। एंड लास्ट में एक पॉइंट बोला है कि आप शॉर्ट टर्म लीग खेलने के लिए हम सब यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ ही आपको हमें लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग भी क्लैरिफिकेशन या फिर जो प्लान है वो देना पड़ेगा। सिर्फ आप ये शॉर्ट टर्म इस सीज़न का लीग का अगर आप प्लान दोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली नो वन विल एग्री, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने डिमांड रखी है, एंड सही है। यहाँ पे जैसे मैंने कल भी आपको बोला था, परसों भी बोला था कि यहाँ पे इस सीज़न का लीग अगर आप सिर्फ प्लान कर रहे हो देन देयर इज़ अ नो यूज़, एज सिंपल एज दैट। आपको यहाँ पे साथ में लेट्स से मिनिमम नेक्स्ट 5 ईयर का आपको प्लान देना पड़ेगा कि भाई इस तरह से हमारा आगे यहाँ पे लीग चलने वाला है। क्योंकि आप देखिए एएफएफ के पास जो भी बजट है, एएफएफ के पास जो भी बजट है वो मई तक का है। तो मई के बाद अब आप देखिए कि आपका एफएसडीएल का भी वो पैसा नहीं आने वाला, आप अभी तक कोई कमर्शियल पार्टनर भी लेके नहीं आए हो, तो आगे किस तरह से आप बढ़ना चाहोगे। आपके पास अभी कोई रोड मैप है नेक्स्ट सीजन का भी नहीं है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए अभी एफएसडीएल रिलायंस आपका जो यहाँ पे की इन्वेस्टर था, मेन इन्वेस्टर, वो लेफ्ट कर चुका है। सिटी फुटबॉल ग्रुप जैसा यहाँ पे जो यू कैन से कि मल्टी ओनर क्लब जो इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पे आपके एक आईएसएल क्लब को छोड़ चुका है। तो वो इज़ गोना बी नेक्स्ट। अगर आप ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं दोगे तो भाई जो बाकी आईएसएल क्लब्स के ओनर्स है वो भी यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में फिर आईएसएल क्लबों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दैट इज़ द रियलिटी, एंड वो उस डिसीजन तक पहुंचने ही वाले हैं अगर आपने लेट्स से विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप वो सॉल्यूशन नहीं लेके आए। तो एक हार्श रियलिटी है, इंडियन फुटबॉल के और ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें बढ़ सकती है अगर एएफएफ इस सिचुएशन को यहाँ पे डेलिकेटली हैंडल नहीं करेगा तो। एंड कई सारे लोग यहाँ पे रिलायंस का एग्जिट हो या फिर जो सिटी फुटबॉल ग्रुप का एग्जिट हो, उसको यहाँ पे मतलब कुछ जो यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में फैंस है या फिर कुछ जो लोग हैं वो उसको मतलब कैजुअली, लाइटली, या फिर उनको लगता है कि भाई क्या ही कर दिया उन्होंने। भाई
एक इंग्लिश में एक कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। तो वही वाली चीज़ है कि आपकी लीग 10-11 साल की हुई थी, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन इट, बट धीरे धीरे भाई आपकी यहाँ पे कोई भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इवन प्रीमियर लीग या फिर जो वर्ल्ड की टॉप 5 लीग्स है, वो भी ऐसा नहीं था कि जब स्टार्ट हुई तो परफेक्ट मॉडल के साथ स्टार्ट हुई थी। उसमें भी कई सारे इश्यूज थे, उन्होंने भी अपने आप को री इन्वेंट किया। अपने जो 10-11-15-20-30 साल में जो उन्होंने गलतियाँ की उनको उन्होंने आगे धीरे धीरे सही किया। तो आईएसएल को भी यहाँ पे 10-11 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, एक आपका बेस बन गया था। अब जो नेक्स्ट फेज था आपका, लेट्स से नेक्स्ट 10 ईयर्स का, उसमें जो लास्ट 10 ईयर्स में गलतियां हुई उसमें से धीरे धीरे उनको बेटर करने का फेज था। तो इस तरह के जब स्टेबल इन्वेस्टर आपके जाते हैं तो भाई यहाँ पे जो आपकी लीग है उसका जो आपका 10-11 साल का एक जो बेस बना था वो आपने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। सिटी फुटबॉल ग्रुप जैसा जो यहाँ पे क्लब ओनर्स जो कि वर्ल्ड के यहाँ पे इतने ज़्यादा क्लब्स को रन करते हैं, प्रोफेशनली रन करते हैं, सक्सेसफुली रन करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रन करते हैं, सक्सेसफुली रन करते हैं। आप देखिए सिटी फुटबॉल ग्रुप के जितने भी क्लब्स हैं इन देयर डोमेस्टिक लीग्स, दे आर वन ऑफ दी वेल रन प्रोफेशनली क्लब्स एंड ऑन फील्ड स्पोर्टिंगली भी सक्सेसफुल है। मुंबई सिटी भी आप देख लीजिए, यहाँ पे पिछले 3-4 सालों का उनका परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, उन्होंने यहाँ पे अच्छा किया था। तो इस तरह का जो एक इन्वेस्टर जाता है तो आपके लिए भाई यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियली वो लॉस नहीं है, वो जो यहाँ पे एक्सपर्टीज लाता है टू हाउ टू रन यू कैन से कि वेल रन क्लब, वो यहाँ पे आपके लिए एक बड़ा लॉस है। और वो जो प्रोफेशनल्स लेके आते हैं, बीट कोच, बीट प्लेयर्स, एवरीथिंग, या फिर बाकी जो आपका नॉन टेक्निकल स्टाफ, उसमें जो एक्सपर्टीज लेके आते हैं, वो भाई हमारे यहाँ पे क्लबों के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें हैं। एंड हम देखते हैं इंडिया में कई सारे यहाँ पे जो यूरोपियन क्लब्स है वो यहाँ पे पार्टनरशिप करते हैं एकेडमीज़ के साथ, उसके साथ वो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी पार्टनरशिप होती है अपना यहाँ पे इंडिया में जो कंज्यूमर यू कैन से कि बेस है, कंज्यूमर जो यहाँ पे ऑडियंस है उसको कैटर करने के लिए। लेकिन इस तरह की जो मुंबई सिटी के साथ यहाँ पे सिटी फुटबॉल ग्रुप की पार्टनरशिप थी, दिस आर दी रियल वैल्यू एडिंग पार्टनरशिप फॉर द इंडियन फुटबॉल। कई सारे लोगों को लगाएगा कि भाई 6 साल में सिटी फुटबॉल ग्रुप ने ऐसा क्या कर दिया। स्लोली होगा भाई, ये ऐसा नहीं होगा कि आते ही यहाँ पे सब कुछ आपका वो कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2014 में सिटी फुटबॉल ग्रुप को भाई किसी ने यहाँ पे मुंबई सिटी की ओर से रीच आउट किया था कि भाई आप मुंबई सिटी में आके इन्वेस्ट कीजिए, हमारा भी यहाँ पे आईएसएल इंडिया में क्लब स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन 3-4 साल जब यहाँ पे आईएसएल एक सही तरीके से रन हुआ, स्टेबल तरीके से, तब जाके सिटी फुटबॉल ग्रुप ने यहाँ पे डिसीजन बनाया एंड 2019 में वो इन्वेस्ट किया। तो अभी आप देखिए कि अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है तो कोई भी इन्वेस्टर हो, चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर हो चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर हो, वो यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा। तो दिस आर दी वेरी वेरी यू कैन से कि इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि यहाँ पे एएफएफ को प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। बट कल्याण चौबे और उनका रिजीम क्या करेगा और क्या उनके माइंड में ये है प्रायोरिटी, दैट इज़ दी वेरी यू कैन से कि इम्पोर्टेंट थिंग। एंड अकाउंटेबिलिटी आप सबको पता है कि ये भी इंडियन फुटबॉल में है नहीं। दूसरा एक इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूँगा, वो है रिगार्डिंग दी आईएसएल नेम, क्योंकि जो नेमिंग राइट्स हैं वो अभी भी आई थिंक रिलायंस एफएसटीएल के पास है, नेमिंग एंड लोगो। तो ये लोग जो अभी एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे इस सीज़न का भी लीक करवाना चाहते हैं या फिर आगे का जो लीक करवाना चाहते हैं उसका भी नाम क्या होगा, क्योंकि आपने 10-11 साल में आईएसएल की एक ब्रांड बनाई है, तो क्या उनको वो एफएसटीएल से बाय कर लेंगे, क्या होगा, वो भी एक इंटरेस्टिंग थिंग है। लास्ट में बात करनी है भाई इंडिया की अंडर 23 टीम के बारे में। तो एज वी ऑल नो कि 2026 में आई थिंक सितंबर-अक्टूबर में यहाँ पे एशियन गेम्स होने वाले हैं एंड दैट इज़ गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, ऐसा फैंस और एएफएफ के प्रेसिडेंट सबको लगता है। बट जेन्युइनली अगर आपको एशियन गेम्स को एज ए टूर्नामेंट यूटिलाइज करना है देन इंडिया शुड सेंड अंडर 22 टीम। अंडर 22 टीम क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर 2027 में यहाँ पे अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स खेलने हैं। तो अगर आप एशियन गेम्स में अंडर 22 टीम सेंड करेंगे देन आपके वही प्लेयर्स नेक्स्ट ईयर 2027 में फिर यहाँ पे वो जो अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स है उसमें दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, बेटर उनको एक्सपोजर मिला होगा इन एशियन गेम्स टू प्ले अगेंस्ट सम क्वालिटी टीम्स एंड दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। आप देखिए वियतनाम फुटबॉल फेडरेशन ने रिकमेंड किया है कि उनकी यहाँ पे ये जो 2026 में एशियन गेम्स है उसमें अंडर 21 टीम जाएगी। मैं अंडर 21 की बात नहीं कर रहा, हम अंडर 22 जाएंगे।
अंडर 22 जाना चाहिए, दैट विल बी द राइट यूज ऑफ एशियन गेम्स, बिकॉज एशियन गेम्स एज अ इंटरनेशनल टूर्नामेंट वाइज फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से उसका कोई वैल्यू नहीं। इंडिया में आई नो हमारे यहाँ पे जो प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स है या फिर जो फैंस, कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ फैंस है या फिर कल्याण जो जैसे प्रेसिडेंट है, वो अभी भी एशियन गेम्स को मानते हैं कि दैट इज द अल्टीमेट टूर्नामेंट, की वहाँ पे हमें मेडल जीतना है। दैट टूर्नामेंट शुड बी यूज्ड एज अ डेवलपमेंटल पाथवे, बिकॉज एट इंटरनेशनल लेवल एट द मोमेंट इन वर्ल्ड फुटबॉल आपका एशियन कप, अंडर 23 एशियन कप एंड वर्ल्ड कप की वैल्यू है। ओलंपिक्स में भी फुटबॉल को उतनी तवज्जो नहीं है जितना यहाँ पे आपका वर्ल्ड कप का है, एंड सेम आपका एशियन कप का वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू आपके एशियन गेम्स इन फुटबॉल। जब वर्ल्ड यहाँ पे 1950s-60s में वर्ल्ड कप और एशियन कप की ओर मूव हो रहा था, इंडिया स्टक टू द एशियन कप गेम्स एंड ओलंपिक गेम्स, एंड दैट्स वाई हम बोलते हैं ना कि 1950-60s के बाद इंडियन फुटबॉल क्यों यहाँ पे उस तरह से नहीं जा पाया, क्योंकि हमने उस टाइम पे जब ग्लोबल शिफ्ट हो रहा था हम यहाँ पे यहीं पे रह गए। तो आई थिंक अगर आपको सच में यहाँ पे एशियन गेम्स को फुली यूटिलाइज करना है, वी शुड सेंड अंडर 22 टीम। एंड कई सारे आपके ऑलरेडी अभी जो नौशाद मूसा ने टीम बनाई है अंडर 23 की, कई सारे प्लेयर उसमें अंडर 20 भी है। देखिए परमवीर सिंह जैसे प्लेयर जो कि 18-19 साल के भी होंगे, तो आई थिंक अंडर 22 टीम के साथ जाना चाहिए। एंड अभी आपका RFDL भी चल रहा है, तो वो अंडर 21 टूर्नामेंट है, तो उसमें से कई सारे प्लेयरों को आप यहाँ पे स्काउट कर सकते हो, मौका दे सकते हो, ताकि उनको आफ्टर दिस RFDL आप यहाँ पे एक ग्रुप बना के बेटर प्रिपरेशन देके आप एशियन गेम्स में भेज पाए। बट आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ गोना हैपन, बिकॉज हमारी प्रायोरिटी रहेगी सिर्फ कि एशियन गेम्स में हमें यहाँ पे जीतना है। दैट्स इट। आगे का जो मतलब यूथ टीम्स का जो एक मेन फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमें उसको डेवलपमेंटल पाथवे के तौर पे यूज़ करना है। देखिए विन करना ज़रूरी है, आई एम नॉट सेइंग कि भाई जीतना ज़रूरी नहीं है, वो मेंटालिटी ज़रूरी है, लेकिन किस तरीके से आप उस टूर्नामेंट को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज़ करेंगे ताकि आपके प्लेयर आगे जाके जब सीनियर लेवल पे खेले तो उनको यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल वे में वो यूटिलाइज कर पाए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी, बट दैट्स माई ओपिनियन। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।